ठीक है। प्रशांत जी, आवाज ठीक आ रही है? सही है ना? ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यही चैप्टर आज पढ़ना है हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप सबके में, रुक जाइए एक मिनट। ओके, ध्यान दोगे? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली आज बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज जो हम समझना चाहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होती है। आवाज समझ में आ रही है? तो कोई बच्चा मुझे रासायनिक परिवर्तन पहले मुझे बताए। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, तब हम रासायनिक अभिक्रिया पे बात करेंगे। कोई बच्चा? कोई नहीं? बोलिए। कोई नहीं? चलिए मैं बताता हूं। देखो बच्चों, यदि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन एक्चुअल में वैसे परिवर्तन होते हैं, वैसे परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चों? जिनमें कोई नया पदार्थ, कोई नया पदार्थ, ठीक है, कोई नया पदार्थ नए गुण के साथ या नए गुणधर्म के साथ, ठीक है, नए गुणधर्म के साथ, ठीक है, प्रकट होता है। ठीक है, बनता है या प्रकट होता है। प्रकट होना दैट मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बात करें तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बीच आज भी बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, बेसिकली एक छोटा सा क्लू देने वाला हूं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में डिफरेंस क्यों है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक क्यों है और भौतिक परिवर्तन भौतिक क्यों है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। रेडी हो सब लोग? ओके। तो अब आपने ये डेफिनेशन तो बड़े आसानी से कह दिया कि भाई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इरेज करूं मैं स्क्रीन को? देख चुके हो सब लोग? ओके, तो मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए बच्चों, देखो, जैसे मान लीजिए मैंने दो आपको क्वेश्चन दिए। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ है, कौन सी अवस्था में बच्चों? ठोस, वेरी गुड। बर्फ है ठोस अवस्था में, ठीक है। और यदि हम इसको गर्म कर दें, ये हीट का सिंबल होता है, डेल्टा, ठीक है। अब यदि हम बर्फ को गर्म कर रहे हैं,
तो ये बर्फ किसमें बदल गई? जल में। जल कौन सी अवस्था है बच्चों? वेरी गुड। तो ठोस से किसमें तब्दील हो गया? द्रव में। सॉलिड से किसमें तब्दील हो गया? लिक्विड में। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? बोलिए। भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? बताए। ये उत्क्रमणीय है, यही बोलोगे? इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यही बोलोगे ना? लेकिन अब ये रटा रटा है डेफिनेशन, जिसको उत्क्रमणीय नहीं पता है, रिवर्सिबल नहीं पता है, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना बेहद जरूरी है सभी लोग को। तो ध्यान दोगे सभी लोग? ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा आवाज रिपीट हो रही, मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब आवाज आ रही है बच्चों? ओके। एक्चुअली मेरे साइड आवाज रिपीट हो रही थी। ओके, ध्यान दोगे सभी लोग। बर्फ है और बर्फ से क्या बन रही है? जल। अब हाँ, एक मिनट। अब आ रही है आवाज बच्चों? हेलो, आ रही है आवाज? एक मिनट। अब आ रही है आवाज? हेलो, हेलो। सुनाई दे रही है ना आवाज? हाँ ठीक है। तो बर्फ से, ध्यान दोगे सभी लोग। हेलो, अच्छा, एक मिनट, एक आ रहा हूँ। ओके, अब आवाज आ रही है? ओके। तो देखो बच्चों, बर्फ से जल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? बर्फ से जल बन रहा है। तो यदि बर्फ से जल बन रहा है, ध्यान दोगे सभी लोग। हेलो। तो बर्फ से जल बन रहा है, बर्फ से जल बनने में क्या हो रहा है? इस बर्फ का सूत्र क्या है बच्चों? क्या है सूत्र? और इस जल का सूत्र क्या है? चेंज हुआ क्या दोनों का स्टेट? दोनों का फार्मूला चेंज हुआ क्या? तो आप बोलोगे सर भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन है जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यही बोलोगे ना? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यही बच्चा कहता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। बट क्यों नहीं बनता है पता है आप लोगों को? इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया से पहले। देखो, अभिक्रिया से पहले क्या था? H2O था, और अभिक्रिया के बाद क्या हो गया? H2O ही रह गया। रह गया कि नहीं रह गया? तो वैसी अभिक्रिया या वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जिसमें जो उत्पाद बनता है, उत्पाद कहते हैं बच्चों। उत्पाद के गुण, ठीक है, किससे मिलते जुलते हैं बच्चों? किससे मिलते जुलते हैं? अभिकारक से। किससे मिलते हैं? तो बच्चों एक सिंपल सा फंडा है कि ऐसा क्यों होता है। H2 में ऐसा क्या हुआ? तो देखो, H2 में पहले बॉन्डिंग कैसे थी? कैसे बंध थे? HOH के बीच। किसके बीच बंध थे बच्चों? HOH के बीच। और अब भी बंद कैसे हैं? HOH के बीच। यहाँ बंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। बट जैसे देखो, अब ये मान लो ऐसे है, तो ये ठोस अवस्था हो गई। ठोस अवस्था में पार्टिकल एकदम टाइटली पैक है। लेकिन जैसे ही हमने उसको गर्म किया, तो उसके पार्टिकल के बीच क्या हो गया? स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, जगह बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। तो थोड़ा सा स्पेस क्या हो गया? बढ़ गया। तो ठोस के बीच बिल्कुल नगण्य स्पेस होता है, और द्रव के बीच थोड़ा बहुत रिक्त स्थान मौजूद होता है। तो यही चीज हुआ
बस हमने जैसे ही गर्म किया H2O को, तो जैसे ही हम गर्म कर रहे हैं इसको, क्या हो रहा है, इसके बीच का स्थान बढ़ जा रहा है, लेकिन इसके बीच का पुराना बॉन्ड नहीं टूट रहा है। पुराना बॉन्ड टूटा क्या? एच नहीं टूटा ना, यहाँ भी पुराना बॉन्ड नहीं टूटा। तो यही कहता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई पुराना बंध नहीं टूटता, इसी वजह से कोई पुनर्व्यवस्थीकरण नहीं होता, परमाणुओं का, अणुओं का, आयनों का पुनर्व्यवस्थीकरण नहीं होता, फिर से रीअरेंज नहीं होते, और जिसलिए कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और इस पदार्थ के गुण पुराने वाले से मिलते जुलते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, स्पष्ट करिए, तो क्या स्पष्ट करोगे कि सर बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जल के अणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण नहीं हुआ है, जल के अणु रीअरेंज नहीं हुए हैं, H2O में HOH वैसे ही है, बस उसके बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है, यही ना? सुनाई दे रही आवाज? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो इस तरीके से चीजें आप लोग समझ लोगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम रासायनिक परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आया, भौतिक परिवर्तन, पुराने बंध नहीं टूटते, नए बंध नहीं बनते, इसमें केवल उनके बीच का रिक्त स्थान थोड़ा सा बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे बढ़े बच्चों, समझ में आया नहीं आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, यदि हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, कौन से परिवर्तन की बच्चों? रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है बच्चों, इसको समझते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए आपने H2 ले लिया, हाइड्रोजन गैस है, और कौन सी गैस ले ली? ऑक्सीजन गैस ले ली, और क्या बन गई बच्चों? H2O। और H2O क्या है? यहाँ पे द्रव है। क्या है बच्चों? द्रव है। ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या है? द्रव। हेलो, ये गैस है, ये भी गैस है, ये और द्रव हो गई। ठीक है, तो अब बोलोगे सर अच्छा ये गैस था, ये भी गैस था, और ये द्रव हो गया, मतलब नया प्रॉपर्टी आ गया इसके अंदर, ये द्रव हो गया, ये दोनों गैस थे, है कि नहीं? हेलो, लेकिन बर्फ भी तो पिघली, तो बर्फ पिघलेगा थी ठोस अवस्था में, बाद में वो कौन सी अवस्था में पहुंच गए बच्चों? द्रव अवस्था में। तो वहां भी तो अवस्था परिवर्तन हुआ है कि नहीं? तो वहां भी अवस्था परिवर्तन हो, तो उसको हमने भौतिक परिवर्तन कह दिया, लेकिन हम इसको रासायनिक परिवर्तन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे की वजह जानो। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में देखो, अब यहाँ बॉन्डिंग किसके किसके बीच है? एच और एच के बीच। किसके किसके बीच बंध मौजूद है बच्चों? एच और एच के बीच। किसके बीच बच्चों? एच और एच के बीच। और यहाँ बंध किसके किसके बीच मौजूद है? और ओ के बीच, है कि नहीं? मिलाने से पहले बंध किसके बीच मौजूद है? एच एच के बीच, ओ ओ के बीच, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने मिलाया, इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों के बीच का रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अब क्या बन गया बच्चों? देखो HOH। पहले बॉन्डिंग किसके बीच हुआ था? एच एच के बीच, ओ ओ के बीच। लेकिन अब बॉन्डिंग किसके बीच हो गई? HOH। तो पुराने बॉन्ड टूट गए कि नहीं टूट गए? ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया कि नहीं टूट गया? टूटा कि नहीं टूटा? अब एक नया बॉन्ड बना कि नहीं बना? जैसे जो बॉन्ड हुआ करता था एच और एच के बीच, ओ और ओ के बीच, अब बॉन्ड किसके बीच हो गया? HOH के बीच। तो यही कहता है कि रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद क्यों बना? क्योंकि उनके बीच का पुराना बॉन्ड क्या हो गया? पुराना बंध क्या हो गया? टूट गया। अब पुराना बंध टूटेगा, अब जब पुराना बंध टूटेगा बच्चों, तो नया बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जब नया बॉन्ड बनेगा, परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण हुआ, देखो पहले H के साथ H हुआ करता था, O के साथ O हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? HOH। तो पुनर्व्यवस्थीकरण हुआ कि नहीं हुआ? रीअरेंज हुए कि नहीं हुए? हुए ना बच्चों? और इसी रीअरेंजमेंट की वजह से पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और जिसकी वजह से जो उत्पाद बनता है, उत्पाद हो गया।
ठीक है, और ये दोनों जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया में हिस्सा अभिकारक। जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको अभिकारक, और जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद। कोई दिक्कत? तो अभिकारकों के बीच, अभिकारक के परमाणुओं के बीच, ठीक है, क्या हुआ? पुनर्व्यवस्थीकरण हो गया। ये एच एच के बीच का बॉन्ड टूट गया, ओ के बीच का बॉन्ड टूट गया, और एक नया बॉन्ड बन गया एच ओ एच के बीच। तो पुराने बंध टूट गए, नए बॉन्ड बन गए। क्यों टूटे? क्यों टूटे बच्चों? क्यों टूटे? पुनर्व्यवस्थीकरण। इसकी वजह से, पुनर्व्यवस्थीकरण की वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से। देख रहे हो, एच एच के साथ हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? ओ के साथ हुआ करता था, लेकिन अब एच क्या हो गया? ओ के साथ हो गया। देख रहे हो? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? तो इसी पुनर्व्यवस्थीकरण के कारण, ठीक है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और जिसकी वजह से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है जिसके गुण अभिकारक के गुण से विपरीत, अलग अलग होते हैं। और इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आया? हाँ, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आई थिंक अंतर आप लोग समझ चुके हो। कोई दिक्कत? ओके, समझ में आया? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता, इसमें परमाणुओं, अणुओं या आयनों का पुनर्व्यवस्थीकरण नहीं होता, पुराने बॉन्ड नहीं टूटते। आ रहा है समझ में? और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पुराने, हाँ, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उत्पाद भी भिन्न गुण प्रदर्शित करता। कोई प्रॉब्लम तो? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं आप। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? एनसीईआरटी में एक क्रियाकलाप है जिसमें बताया गया है, जानते हो, मैग्नीशियम रिबन देखे हो आप लोग? मैग्नीशियम का रिबन। कौन सा रिबन बच्चों? मैग्नीशियम रिबन। कौन सी रिबन बच्चों? मैग्नीशियम रिबन। तो यदि आप मैग्नीशियम रिबन देखोगे प्रयोगशाला में, तो मैग्नीशियम रिबन जो होती है कुछ ऐसी होती है, दानेदार होती है, और सफेद रंग की, सिल्वरी व्हाइट, कौन से कलर की? चांदी की तरह व्हाइट होती है। कैसे होती है बच्चों? कैसे होती है बच्चों? हाँ, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, रिबन देखे हो ना आप लोग? अब रिबन, रिबन जो होता है, रिबन में क्या होता है? तो ये चांदी की तरह बिल्कुल सफेद होती है। और बेसिकली यदि हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएं, ध्यान देना सभी लोग, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में जलाते हैं, कहाँ जलाते हैं बच्चों? मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, क्या कराते हैं बच्चों? दहन कराते हैं। जलने को क्या करते हैं बच्चों? दहन। क्या करते हैं बच्चों? अब दहन के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, रिसीव। हेलो। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कराते हैं? दहन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? दहन। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को दहन कराते हैं, तो दहन कराने के लिए कौन सी गैस जरूरत होती है? कौन सी गैस बच्चों? मैग्नीशियम रिबन। कौन सी रिबन? हाँ, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में दहन करेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही दहन करते हैं, तो दहन करने के लिए कौन सी गैस जरूरत है बच्चों? ऑक्सीजन गैस। हाँ, और मैग्नीशियम कौन सी अवस्था में है? कौन सी अवस्था में? ठोस। ठीक है बच्चों। अब इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा की उपस्थिति में जलाएंगे, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? हवा की उपस्थिति में। और जैसे ही हम हवा की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, तो मैग्नीशियम को जैसे ही हम हवा की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही दहन करते हैं, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बस। हेलो। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, आवाज आ रही है बच्चों? ओके। हेलो। ठीक है। तो यदि मैग्नीशियम रिबन को हम हवा की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बनेगी बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड बनेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है बच्चों, बेसिकली, ठीक है, जब हम किसी भी ठोस को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक है। तो ये जो दहन हुआ है, इस दहन में क्या हुआ है? मैग्नीशियम ठोस है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है? हेलो। तो यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। कौन से ऑक्साइड का निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखो ठोस है, और ये वाली कौन सी है? गैस अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था में बच्चों? ये कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। देख रहे हो आप लोग? तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना अवस्था परिवर्तन। तो मैग्नीशियम को जैसे ही, ठीक है, मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती? तो जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ठीक है। हेलो। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक्चुअली कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है बीच में, इसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है, जो कि ठोस अवस्था में है। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? मुझे पहले बताओ। क्यों रासायनिक है? क्यों रासायनिक है बताइए। कैसे? देखो, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन से ट्रीट हो रही है, ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है। अब जैसे ही ये ट्रीट होगा, ये क्या बना देगा? MgO2। क्या बनाएगा बच्चों? Mg। ये पुराना बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुराना बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इसकी पुनर्व्यवस्थीकरण हो जाएगा, और जिसकी वजह से परमाणु एक नया बंध निर्माण होता है, और जिसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, इसके पर इसका गुण पुराने वाले के गुण से क्या होंगे? विपरीत होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब बोर्ड में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ध्यान देना सभी लोग, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, तो जलाने से पहले उसको क्या करते हैं बच्चों? जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं? हेलो। जलाने से पहले हम उसको जो है रगड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? बोलिए। जलाने से पहले यदि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो जलाने से पहले हम उसको क्या करते हैं बच्चों? रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? पता है आप लोग क्यों? देखो, तो देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पहले से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है। और पहले से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब संपर्क में आएगी, तो क्या होता है? इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बच्चों? मैग्नीशियम। तो पहले से इस पे यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रहेगी, तो ये दूसरे से रिएक्ट नहीं होने देगी। ओके?
इसीलिए इसको क्या करते हैं, रेंगमाल पेपर, रेंगमाल पेपर तुम समझते हो, अरे घर पे जो रगड़ते हैं, तो रेंगमाल पेपर से इसको क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं, साफ कर देते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं। ठीक है, एक चिमटे की मदद से इसको किससे पकड़ते हैं बच्चों, चिमटे की मदद से रिबन को पकड़ देते हैं और सब बर्नर पे जलाते हैं, और इससे कैसी फ्लेम आती है बच्चों, कैसी फ्लेम आती है, व्हाइट रंग की एकदम ऐसी चमक आती है जो आंखों में चुभन उत्पन्न करती है। कौन सी, क्या उत्पन्न करती है बच्चों, हाँ, बहुत तेज, जैसे नहीं कभी वेल्डिंग होता देखा होगा आप लोगों ने, वेल्डिंग होता है तो देख पाते हो उसको लगातार कंटिन्यूअसली, नहीं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी जब रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन भी वैसी लाइट उत्पन्न करती है, वैसे प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, और बहुत ज्यादा उष्मा भी उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा उष्मा भी उत्पन्न करती है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके। अब नया टॉपिक, तो आई थिंक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो। चलो एक और उदाहरण देता हूँ, कार्बन देखा है आप लोगों ने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों, वेरी गुड, कार्बन क्या कौन सी अवस्था में बच्चों, सॉलिड, तो और ये गैसियस, और ये भी गैसियस, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गई बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। तो यदि कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, यह रासायनिक अभिक्रिया है, क्यों है रासायनिक अभिक्रिया, देखो ध्यान से, कार्बन था और ऑक्सीजन की भी बॉन्डिंग हुआ करती थी, पुराने बंद, अब देखो जरा, देख रहे हो आप लोग, तो पुराने बॉन्ड टूट गए कि नहीं टूट गए, ये टूट गया कि नहीं टूट गया, अब नए बंध बने, तो नए बंध बनेंगे, पुनर्व्यवस्थीकरण हुआ कि नहीं हुआ, पहले कार्बन अकेले हुआ करता था, ऑक्सीजन अकेले हुआ करता था, अब दोनों पुनर्व्यवस्थीकरण हो गया, और पुनर्व्यवस्थीकरण की वजह से क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और रासायनिक अभिक्रिया में नए उत्पाद का निर्माण हुआ है। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके। तो अब मैं इसको समराइज करता हूँ, इसको संक्षिप्त समरी दे देता हूँ, कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, ठीक है, एक मिनट, यदि आपसे कोई पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है तो क्या बताओगे, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है तो क्या बताओगे बच्चों, बताओ, बोलो, क्वेश्चन है पहला, क्या बोलोगे इसमें, ठीक है, इस अभिक्रिया में या इसमें क्या होता है बच्चों, परमाणुओं का, परमाणुओं का, ठीक है, अणुओं का, ठीक है, या आयनों का, ठीक है बच्चों, परमाणुओं का, अणुओं का इन्हीं से बना होता है ना, तो परमाणुओं का, अणुओं का या आयनों का क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्थीकरण होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थीकरण होता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुराने बंध क्या हो जाते हैं, पुराने बंध टूट जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है कि बंध क्या होते हैं, कौन बताएगा, पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंध का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, नए बंध का निर्माण होता है, बंध क्या होते हैं कोई बताएगा, क्या होगा बंध, बताओ जल्दी, कोई बच्चा बताएगा बंध क्या होता है, बोलिए, बंध क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, कोई भी बच्चा, बंध क्या होता है, हेलो, जल्दी से बताइए, बंध क्या होता है, नहीं पता, देखो
ये नोट कर चुके हैं, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए अब हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, की पहचान कैसे करेंगे या रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये हम लोग कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, गुणधर्म, रेडी हो सब लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने रासायनिक परिवर्तन डिस्कस करा था। यदि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, अभी गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यदि आपसे कोई पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो क्या बताओगे, जल्दी से बताइए। यदि कोई आपसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो क्या बताओगे, बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं, तब गुणधर्म बताऊंगा। अभिक्रिया क्या होती है, बताइए। कोई पूछ दिया तो क्या करोगे, तो क्या बताओगे, बोलो। या रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये तो बता दिया मैंने कि सर कोई नया पदार्थ बनता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। तो आप तुरंत बताओगे कि सर ये वो प्रक्रिया होती है, क्या होती है बच्चों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, जिसके गुण अभिकारकों के गुण से अलग होते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ नए गुण के साथ निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। तो चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं बच्चों, ठीक है, रेडी हो सब लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कस करें अगले पॉइंट पे। अब रासायनिक प्रतिक्रिया के गुणधर्म तो हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है, बारी बारी से समझेंगे और समझना चाहेंगे। देखिए पहला होता है अवस्था परिवर्तन, क्या होता है बच्चों, अवस्था परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है बच्चों, पहला लक्षण क्या है अभिक्रिया के, अवस्था परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपने आपने अभी अभी देखा, एक एग्जांपल देखा आप लोगों ने, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया आपने, जलाया कि नहीं जलाया, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने हाइड्रोजन को हीट किया, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन क्या थी, गैस, और क्या बन गया, H2O बन गया, लिक्विड। बना कि नहीं बना, तो गैस है और अब क्या बन गया है, लिक्विड। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो अवस्था परिवर्तन एक महत्वपूर्ण लक्षण है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना है तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है, तो ये पहला लक्षण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिया Mg, सॉलिड था, ऑक्सीजन क्या था, सॉलिड, ठीक है, और क्या बन गया, MgO, ये भी क्या हो गया, सॉलिड। तो ऑक्सीजन की अवस्था परिवर्तन हुई कि नहीं। तो कह रहा है कि जहां भी अवस्था परिवर्तन हो,
ठीक है, वो कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन उसमें पुराने बॉन्ड टूटने चाहिए, नए बॉन्ड बनने चाहिए, नया उत्पाद बनना चाहिए। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो पहला अवस्था परिवर्तन समझ में आया, पहला लक्षण। कोई दिक्कत किसी को समझने में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा लक्षण पहला नोट कर चुके हैं। दूसरा लक्षण देखिए बच्चों, समझ में आ रही है चीजें? आगे बढ़े, नोट कर चुके हैं? ओके, दूसरा, अवक्षेप का बनना। किसका बनना बच्चों? अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप क्या होता है बच्चों? अवक्षेप को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अवक्षेप। जैसे मान लीजिए आपने कोई विलियन बनाया, कोई घोल बनाया, और घोल में कुछ कण नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए बच्चों? उसकी पेंदी में। तो पेंदी में बैठे हुए उन ठोस कणों को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, हाँ, ठोस कण जो पेंदी में बैठ जाते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, उनको क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप। तो कोई भी जैसे अभिक्रिया हुई, आपने कोई घोल बनाया, दो चीजों को मिक्स करके घोल बना दिया। अब जब आप घोल बना दिए हो, अब घोल बनाने के बाद आपने क्या किया? जब आपका घोल बन चुका है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो जब घोल बन चुका है तो उस घोल को बनाया। जैसे मान लीजिए आप चॉक पाउडर लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक है, बट चौक लिया और चौक को पानी में घोल दो, चौक पाउडर को। चौक पाउडर कुछ समय के बाद कहाँ बैठ जाएगा बच्चों? पेंदी में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? वहां अवक्षेप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना। हाँ, तो यही चीज, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें कोई कण, कोई ठोस कण पेंदी में बैठ जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप। चलो एक एग्जांपल देख ले बच्चों, रेडी हो? जैसे हमने लीड नाइट्रेट, क्या ले लिया बच्चों? लीड नाइट्रेट। क्या है ये बच्चों? लीड नाइट्रेट। क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। देख रहे हो बच्चों? लेड नाइट्रेट। ये बना कैसे? देखो, पीबी और NO3। तो लीड की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? लीड की संयोजकता कितनी होती है? लीड की संयोजकता कितनी? तो, और नाइट्रेट की संयोजकता कितनी? एक। दोनों बदल जाते हैं, क्या बनेगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। बनेगा कि नहीं बनेगा? फार्मूला कैसे बना, समझ में आया? इसे संयोजकता कितनी? दो। और NO3 की संयोजकता कितनी? एक। दोनों इंटरचेंज हो गए, क्या बन गया? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसी को लेड नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेड नाइट्रेट। है। किसी का भी नाइट्रेट बनाना हो, उसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? वन। कितनी होती है संयोजकता? वन। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो? अब ये लेड नाइट्रेट को हमने प्रयोगशाला में, ये लेड नाइट्रेट क्या थी? एक्वस थी। एक्वस समझते हो? एक्वस समझते हो कि नहीं समझते हो? AQ लिखा है मैंने। AQ का मतलब होता है कि यदि किसी चीज को जल के माध्यम में घोला गया है, किसमें घोला गया है? जलीय माध्यम में घोला गया है, तो उस विलियन को एक्वस विलियन कहते हैं, या जलीय विलियन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे चीनी को पानी में घोला गया, तो चीनी को पानी में घोला गया, तो चीनी का कौन सा विलियन बना बेटा? जलीय विलियन बना कि नहीं बना? और उस जलीय विलियन को कैसे प्रस्तुत करोगे? AQ से, एक्वस। AQ से क्या होता है? एक्वस। क्या होता है बच्चों? एक्वस। है? समझ में आ रहा है? एक्वस का अर्थ क्या होता है? जलीय। एक्वस का अर्थ क्या होता है बच्चों? जलीय। तो किसी भी चीज को यदि जलीय माध्यम में घोला गया है, तो उस घोल को क्या कहते हैं? जलीय घोल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी बच्चों? तो यहाँ लीड नाइट्रेट का जलीय घोल लिया गया है, मतलब लीड नाइट्रेट को पानी में घोल दिया गया। लीड नाइट्रेट क्रिस्टल के फॉर्म में थी, उस क्रिस्टल को, ठीक है, उस क्रिस्टल को क्या किया गया था? क्रिस्टल समझते हो? क्रिस्टल की हिंदी होती है रवेदार। क्या होता है बेटा? रवेदार। रवेदार ठोस पदार्थ। जैसे नमक देखा है आप लोगों ने?
नमक क्या होती है? नमक क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है। नमक में देखोगे उसके कण जो है एक बराबर अवस्था में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? नमक देखा है ना आप लोग? दानेदार होता है बिल्कुल। कैसा होता है नमक? दानेदार होता है कि नहीं होता है? और सभी कणों का आकार एक समान दिखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वैसे ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, जिसमें नियमित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है, नियमित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग, बट मैंने अभी बता दिया कि क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल को, जैसे नहीं देखे हो, क्रिस्टल को जब आप पानी में घोलोगे तो उसका कौन सा घोल तैयार हो जाएगा? जैसे चीनी को पानी में घोलोगे तो उसका जलीय घोल तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। अरे चीनी को पानी में घोलो, उसका जलीय घोल तैयार हो गया। यहाँ लीड नाइट्रेट को भी किसमें घोल दिया गया? पानी में घोल दिया गया, तो उसका भी कौन सा घोल तैयार हो गया बच्चों? जलीय घोल तैयार हो गया। कौन सा घोल तैयार हो गया बच्चों? जलीय घोल तैयार हो गया। अब इस जलीय घोल को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के, किसके जलीय घोल में घोला? पोटेशियम आयोडाइड के जलीय घोल में। मतलब लीड नाइट्रेट के जलीय घोल को पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है? के। और आयोडीन का सिंबल क्या होता है बच्चों? आई। पोटेशियम का संकेत क्या? के। और आई का, आई मतलब आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडाइड के में घोल दिया गया इसको, और जैसे ही इन दोनों को एक साथ मिक्स किया गया, ठीक है, दो परख नली ली गई। एक परख नली में रखी गई थी लीड नाइट्रेट का घोल, और दूसरी परख नली में क्या रखा गया था? क्या रखा गया था बच्चों? दूसरी परख नली में लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रखा गया था। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया बच्चों? मिला दिया गया। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? एक में हमने रखा लीड नाइट्रेट, एक परख नली, और दूसरी परख नली में क्या रखा बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। और जैसे ही मिलाया, क्या मिलाया बच्चों? इन दोनों को जैसे ही मिलाया, इसकी पेंदी में, ठीक है, PbI2 के अवक्षेप बैठ गए। कहां बैठ गया बच्चों? PbI2 के अवक्षेप कहां बैठ गया? पेंदी में नीचे। आ रहा है समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये अवक्षेप बन गया, मतलब ये सॉलिड हो गया, है कि नहीं? ठोस हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? और घोल में एक्वस मीडियम में कौन रह गया? KNO। तो ये कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप कहाँ बैठ जाते हैं बच्चों? पेंदी में। तो यदि हम दो पदार्थों को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद वो पदार्थ नीचे बैठ जा रहा है, अवक्षेप का निर्माण कर रहा है, तो ये भी किसके अभिलक्षण है? किसके अभिलक्षण है? रासायनिक अभिक्रिया के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है बच्चों कि सर यदि हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, दो घोलों को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद वो नीचे अवक्षेप का निर्माण करता है, तो ये अवक्षेप का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण हो सकता है। क्लियर है? पहला अभी आपने अवस्था परिवर्तन समझा। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हो आप लोग? अवक्षेप का बनना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, तीसरे पे बढ़े बच्चों। तीसरे बढ़े, नोट कर लो पहले इसको। आगे बढ़े। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है तीसरा। आपने ले लिया जिंक। क्या ले लिया बच्चों? जिंक। जिंक देखे हो बच्चों? नहीं देखे होंगे। जिंक जो होता है, जिंक भी सिल्वरी व्हाइट रंग का एक धातु होती है। सफेद रंग की चांदी की तरह एक धातु होती है। ठीक है बच्चों? जिंक कैसी होती है बच्चों? सफेद चांदी की तरह व्हाइट, कैसी होती है? धातु होती है, सिल्वरी व्हाइट। और इस धातु को जब हम किसी अम्लीय घोल में डालते हैं, अम्ल समझते हो ना? समझते हो ना? आपकी प्रयोगशाला में होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और कौन सा अम्ल लिया हमने? तनु। कौन सा अम्ल लिया बच्चों? तनु। देखो दो तरह के अम्ल होते हैं, एक होता है तनु और दूसरा होता है सांद्र। दो तरह के घोल होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तनु घोल और एक सांद्र घोल
होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो तनु का मतलब क्या समझते हो आप लोग? तनु घोल मतलब क्या समझते हो? बताओ बच्चों। देखो एक एक वर्ड जो पढ़ो ना उसमें एक एक वर्ड का मतलब समझो। बात समझ में आ रही है? तब आगे आप लोग बढ़ सकते हो। तो तनु क्या होता है? नहीं पता है? चलो मैं बताऊं आप लोगों को। इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको तनु का मतलब बताऊं। देखो अब देखो, कोई अम्ल है, ध्यान से समझना। अम्ल है, अम्ल को किसमें घोल दिया गया? जल में घोल दिया गया। कभी भी किसको किसमें घोलते हैं बच्चों? अम्ल को जल में घोलते हैं। किसको किसमें घोलते हैं बच्चों? अम्ल को जल में घोलते हैं, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है? अम्ल को जल में घोलते हैं। किसमें घोलते हैं बच्चों? वैसे पहले एक बीकर में जल ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक बीकर में जल ले लिया। अब इस जल में क्या डालते हैं बच्चों? धीरे 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 अम्ल डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं ना बच्चों। अब ये अम्ल, पहले अम्ल क्या था? ज्यादा जलन उत्पन्न करता था। ज्यादा जलन उत्पन्न करता था क्योंकि यहाँ इसकी सांद्रता ज्यादा थी। यहाँ ये ज्यादा गाढ़ा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको जल में डाला, इसकी सांद्रता, इसकी गाढ़ापन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होगा कि नहीं होगा? जैसे ही अम्ल को जल में घोलते हैं, वो विलयन कौन सा विलयन बन जाता है? वो अम्ल कौन सा अम्ल बन जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों? हेलो। मतलब जहां अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? जब अम्ल को किसी विलायक में घोला जाए और विलायक की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तनु। तनु अम्ल ज्यादा जलन उत्पन्न नहीं करता। इसीलिए प्रयोगशाला में हम प्राय तनु अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, सांद्र अम्ल का इस्तेमाल कम करते हैं। है कि नहीं? क्योंकि सांद्र अम्ल यदि हम इस्तेमाल करेंगे, कपड़े वगैरह पे गिर गया तो क्या कर देगा? कपड़ा जला देगा, स्किन जला देगा। है कि नहीं? क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है सांद्र वाले में। लेकिन तनु वाले में क्योंकि उसमें जल मिला देते हैं, जल मिलाने के बाद क्या होता है? उसकी सांद्रता कम हो जाती है, उसकी जलन कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है? तो अम्ल को तनु, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे बनाते हैं समझ में आ रहा है? तो सांद्र अम्ल को जल में घोल देंगे और जैसे ही घोलेंगे, ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? तनु अम्ल बन जाएगा। तो अब कोई बच्चा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर अम्ल को जल में क्यों घोला गया, जल को अम्ल में क्यों नहीं? पूछो। अम्ल को जल में घोला गया, ना कि जल को अम्ल में। बोलो, बताओ क्यों नहीं घोला गया? हाँ, अम्ल को जल में घोला गया, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि जो अम्ल है ना, हेलो, ये अभिक्रिया उष्मा क्षेपी क्या होती है बच्चों? उष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी। मतलब जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों? क्या उत्पन्न होती है बच्चों? उष्मा। हीट। हीट समझते हो ना? हीट समझते हो ना? तो जब अम्ल को जल में मिलाएंगे तो उस दौरान खूब ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी बच्चों? खूब ज्यादा हीट रिलीज होगी, खूब ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी। और इतनी उष्मा होती है कि वो कंटेनर को भी क्या कर सकती है? फोड़ सकती है। आ रहा है समझ में? हो सकता है आपकी आंखों पे आ जाए, आपकी आंखों पे आ जाए, इतनी उष्मा उत्पन्न होती है। आ रहा है समझ में? और यही कारण है कि अम्ल को धीरे 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 धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके अंदर डाला जाता है? जल के अंदर। तब तक देखते रहते हैं कि जब तक वो सहने योग्य है तब तक ही डालते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके बाद वो कंटेनर, पीछे का जो बीकर होगा, वो फूट जाएगा। इतनी ज्यादा पावर होती है अम्ल में। बात समझ में आ रही है? तो क्या बताओगे कि सर अम्ल को जल में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये अत्यंत उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को करता है। मतलब इस दौरान खूब ज्यादा हीट, खूब ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। और ये उष्मा इतनी ज्यादा होती है कि वो कंटेनर भी फूट सकता है,
वो फूट करके आपकी आंखों पे भी आ सकता है, आपके कपड़े पे भी जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अम्ल को तनु, अब मान लो अब ये बोलो कि सर जल को अम्ल में डाल रहे हैं, मान लो अम्ल ले लिया उसमें जल डाल, तो अंदाजा मिलेगा? अंदाजा नहीं मिलेगा। और अंदाजा नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपकी आंखों पे चला है, हो सकता है कि फूट जाए। इसीलिए अम्ल को धीरे धीरे जल में डाला जाता है, न कि जल को अम्ल में। याद रहेगा सबको? कभी भी अम्ल को जल में डालना चाहिए, प्रोसेस सही समझ लो। न कि अम्ल में जल को, ये गलत है। ये वाला प्रोसेस गलत है। कौन सा प्रोसेस सही है? कौन सा प्रोसेस सही है बच्चों? जल, अम्ल को जल में, अम्ल को जल में। क्लियर? सही प्रक्रिया क्या है बच्चों? सही प्रक्रिया क्या है? जल में किसको डालना चाहिए? अम्ल को। ठीक है, और गलत प्रक्रिया क्या है? हाँ, ग्रेट। समझ में आ रही है चीजें? क्योंकि ये अत्यंत उष्मा क्षेत्रीय प्रक्रिया होती है, पूछा जाता है पेपर में। समझ कर लोगे आप लोग? पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, दो तीन पिक्चर बना देगा, है ना, और दिखा के पूछेगा कि कौन सी प्रक्रिया सही है तनु अम्ल बनाने के लिए। तो आप बताओगे सर अम्ल को जल में डाला जा रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई? तो अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आए बच्चों? जिंक है। जिंक क्या है बच्चों? धातु है तो ठोस अवस्था में होगी। अधिकतर धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है बच्चों? कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, है ना। अब इसको हमने डाल दिया HCl में। HCl क्या है बच्चों? तनु। HCl क्या है बच्चों? तनु। डाइल्यूटेड है ना। और हमने जैसे ही डाला तो अब क्या हो गया? जिंक क्लोराइड बन गई। क्या बन गया बच्चों? जिंक। और कौन सी गैस मुक्त हुई बच्चों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन गैस। और खूब सारी उष्मा। खूब सारी उष्मा। उष्मा मतलब समझ रहे हो? हीट। उष्मा मतलब समझ रहे हो बच्चों? हीट। तो जिंक को जैसे ही अम्ल में डाला गया, किसी भी धातु को जब अम्ल में डाला जाता है, ठीक है बच्चों, किसी भी धातु को अम्ल में जब डालते हैं, कॉपर वगैरह को छोड़ करके, मतलब विक्रियाशील धातु बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक को हमने HCl में जैसे ही डाला, जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया बच्चों? हटा दिया। और अब कौन सा बन गया? जिंक क्लोराइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? जिंक क्लोराइड। और कौन सी गैस मुक्त हुई? कौन सी गैस मुक्त बच्चों? और कोई भी गैस मुक्त होती है, तो कोई भी गैस मुक्त होती है तो उसको कैसे दिखाया जाता है बच्चों? कैसे दिखाते हैं? तीर के निशान से। देखो, अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ एक तीर का निशान दिखाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है समझ में? तो ये जो तीर का निशान आप देख पा रहे हो, सब लोग देख पा रहे हो ना? तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ठीक है, तो इसको अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, कैसे पता लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है? बोलो, कैसे पता लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है? बोलो। मान ले आपने एक बीकर लिया, ध्यान देना, ठीक है। अब इस बीकर में आपने क्या डाल दिया? HCl। क्या रखा हुआ है आपने? क्या रखा हुआ बच्चों? HCl। और उसमें थोड़ा सा जिंक डाल दिया आपने। कोई प्रॉब्लम? अब जिंक और HCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, कैसे पता चलेगा? बोलिए, कैसे पता चलेगा? मान लो जिंक और HCl आपस में अभिक्रिया कर लिए यहाँ पे। जिंक और HCl आपस में अभिक्रिया कर, अब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। कौन सी गैस रिएक्ट कर रही है? यहाँ जिंक पहुंच चुकी है और HCl पहुंच चुकी है। अब ये दोनों कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? कैसी कौन सी गैस मुक्त कर रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? पता है आप लोगों को? इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट। कौन सा साउंड टेस्ट? पॉप। पॉप ध्वनि, ठीक है, टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। पॉप ध्वनि टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट।
क्या करते हैं, इसके सामने माचिस की तीली लेके जाते हैं। जैसे मान लो बीकर से निकल रही है, बीकर है मान लो, अब इस बीकर से निकल रही है यहाँ से गैस, गैस के सामने एक माचिस की तीली लेके जाएंगे। कौन सी तीली लेके जाएंगे बच्चों? माचिस की तीली। कौन सी माचिस की तीली? जलती हुई माचिस की तीली। जलती हुई माचिस की तीली लेंगे, और जैसे ही जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये माचिस की तीली फड़फड़ाहट के साथ, ठीक है, या पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे टेस्ट करोगे? कौन से टेस्ट से? हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे? पॉप ध्वनि टेस्ट या पॉप साउंड टेस्ट। और क्या करोगे कि जलती हुई माचिस की तीली उस बीकर के सामने लेकर के जाओगे जहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, और वो हाइड्रोजन गैस की जो जो भी मुक्त हो रही होगी वो चिटचिटाहट के साथ जलेगी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो मतलब अगला तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या समझ में आया? पहला आपने अवस्था परिवर्तन देखा, दूसरा देखा अवक्षेप का बनना, अब तीसरा, तीसरा क्या देख रहे हो? गैस का मुक्त होना। क्या होना? गैस का मुक्त होना। समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, गैस का मुक्त होना। समझ में आ रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला अभिलक्षण अवस्था परिवर्तन, दूसरा अभिलक्षण, दूसरा अभिलक्षण, हाँ, तीसरा अभिलक्षण गैस का मुक्त होना। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज हो रही है ना, इस कंटेनर को जब आप टच करोगे ना, इसको टच करोगे बाहर से, तो कैसा महसूस होगा? लगेगा पूरा गर्म हो गया है। कैसा महसूस होगा? गर्म हो गया। तो मतलब उष्मा भी मुक्त हुई कि नहीं हुई? तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या देखोगे? उष्मा का, उष्मा का मुक्त होना, उष्मा का मुक्त होना। कोई दिक्कत? चार कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए, चारों अभिलक्षण समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बच्चों? अब अगला आता है रंग परिवर्तन। क्या परिवर्तन बच्चों? रंग परिवर्तन। किसी भी चीज को जलाओ, जलाओगे तो क्या होगा? उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे पेपर को जला दो, पेपर को जलाओगे क्या होगा? पेपर में क्या है? कार्बन है कि नहीं? वो कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, और रंग क्या हो गया? धुआं। कैसा कलर से जलता है? काले रंग से। पहले पेपर कौन से कलर का था? व्हाइट। था कि नहीं था? तो उसमें उसका भी क्या हो गया? रंग परिवर्तन हो गया। तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा बच्चों? रंग परिवर्तन। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या क्या सीखा आप लोगों ने कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? क्लियर है सबको? क्लियर था? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? क्लियर हो गया? और रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से अभिलक्षण है? कौन कौन से अभिलक्षण? पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा, तीसरा गैस का, चौथा उष्मा का, पांचवा रंग परिवर्तन। तो से कोई भी अभिलक्षण दिखे, आप कह सकते हो कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो आज की क्लास यहीं तक रहने थे, चीजें सीख लिए आप लोग? कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास से? कोई है? हाँ हाँ, ट्राई करूंगा मैं, जिस दिन भी, मैं कल नहीं लूंगा क्लास, परसों लूंगा, ठीक है? जिस दिन मैं फ्री रहूंगा उस दिन क्लास लूंगा। ठीक है? कल नहीं रहूंगा, कल थोड़ा सा मुझे कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, ठीक है? ओके। ओके, ठीक है, बाय।